गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स कम्प्लीटली हम लोगों ने देख लिया था। आप लोग देख लीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे करके यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कैसे करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो हम लोग स्टडी करेंगे, आज डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसलेशन होता है उसमें भी हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म था, इलोंगेशन मैकेनिज्म था एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म था। ठीक है। यूकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन है इसमें भी हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म है, इलोंगेशन मैकेनिज्म है और हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म है। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में ओनली डिफरेंस क्या चीज़ में होता है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म में ही डिफरेंस होता है। बाकी इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेम होता है। बस अंतर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के टाइम पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में हम लोग बोलेंगे बस फैक्टर्स का नाम अलग हो जाता है, बाकी सारा मैकेनिज्म क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेम होगा इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन का। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है ना। ओनली डिफरेंस क्या होता है, ओनली डिफरेंस हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म में होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। लेकिन इसको देखने से पहले इससे प्रीवियस जो सीरीज है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो आप लोग जरूर देखिएगा, तब जाके आप लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन का, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन का जिसमें क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है। अगर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने तक में, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होने तक में क्या क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन होना पड़ेगा, इलोंगेशन होना पड़ेगा और क्या होना पड़ेगा, टर्मिनेशन होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स को ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या चीज, इनिशिएशन मैकेनिज्म, दूसरा क्या चीज, इलोंगेशन मैकेनिज्म और तीसरा क्या चीज, टर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, सबसे फर्स्ट इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है ना। देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब इनिशिएशन मैकेनिज्म आप देखिएगा ट्रांसलेशन का यूकैरियोटिक सेल्स में, तो याद रखिएगा कि इनिशिएशन को कराने के लिए, ट्रांसलेशन इनिशिएशन को कराने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होता है। ठीक है। 9 इनिशिएशन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन इन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। याद रखना है इसको। ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हम लोग बोलेंगे कितना इनिशिएशन फैक्टर्स था, ओनली 3 इनिशिएशन फैक्टर्स था, देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर 9 इनिशिएशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर्स है, मैं फैक्टर्स का नाम यहाँ पर बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा, फिर डायग्राम के साथ कोरिलेट कर दूंगा कि जो फैक्टर का फंक्शन है उसको डायग्राम के साथ कोरिलेट करके समझा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं EIF1A। E stands for eukaryotes, I stands for initiation, F stands for factor 1A। ठीक, मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ये सबसे पहला फैक्टर है। अब जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A है, याद रखिएगा ये किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे 40S जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स का, उसके ए साइड से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे 1A बाइंड करता है। 1A या हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A बाइंड करता है। क्यों बाइंड करता है, इसीलिए बाइंड करता है ताकि हम लोग बोलेंगे कोई भी चार्ज टीआरएनए ए साइट में इंटर नहीं कर सके। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहला फैक्टर को यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A। इसका काम क्या चीज है, इसका काम ये है कि 40S राइबोसोमल सब यूनिट्स ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम के ए साइट से क्या होना, बाइंड कर जाना, ताकि हम लोग बोलेंगे कि कोई भी चार्ज टीआरएनए राइबोसोम के ए साइट में नहीं इंटर कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। और उसकी ये जो 1A है, ये ए साइट पे बाइंड करता है। अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिएगा, तो वहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 था। इनिशिएशन फैक्टर 1 वहां पर क्या कर रहा था, ए साइट ऑफ 30S स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड कर रहा था। ठीक है, आप लोग देख लेना। इसका मतलब 1 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A इज होमोलोगस विद क्या चीज, हम लोग बोलेंगे IF1, मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1 ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स।
जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया था, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म था ना, उसमें भी इनिशिएशन था, इलोंगेशन था, टर्मिनेशन था। तो इनिशिएशन मैकेनिज्म में हम लोग बोलेंगे ओनली 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर 1 था वो क्या किया था, हम लोग बोलेंगे ई साइट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट या प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स जो होता है राइबोसोम का, उसके साथ बाइंड किया था, ताकि हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए ए साइट में एंटर नहीं करे। तो IF1 कि जैसा सेम काम करेगा हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक 40S राइबोसोमल सब यूनिट के ए साइट से बाइंड करेगा, ताकि कोई भी चार्ज टीआरएनए स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट में एंटर नहीं करे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A इज होमोलोगस विथ, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा फैक्टर क्या चीज, देखिए यहाँ दूसरा जो फैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे जो 40S राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना, उसमें जो ई साइट होता है उसके साथ ये फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है, ताकि हम लोग बोलेंगे कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एक दूसरे से आके नहीं जुड़े, ठीक है। इसका मतलब EIF3 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट विद द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो EIF3 का होमोलोगस क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो देखिए EIF3 का होमोलोगस प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन है इसमें होगा, हम लोग बोलेंगे IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इनिशिएशन फैक्टर 3 it binds with the E site of 30S smaller subunit of prokaryotic ribosome and prevent the association of larger subunit with the smaller subunit, ठीक है। मतलब IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है वो होमोलोगस होगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 के, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, और ई साइड से ये फैक्टर क्या करेगा, 40S राइबोसोमल सबयूनिट के ई साइड से ये फैक्टर EIF3 क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, और ये क्या करेगा, लार्जर सबयूनिट एंड स्मॉलर सबयूनिट को जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखिए क्या चीज है, थर्ड में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, अगला फैक्टर क्या चीज है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, ठीक है। ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्टर है हम लोग बोलेंगे इसके पास, याद रखिएगा, सबसे पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे GTPase एक्टिविटी होता है। क्या होता है, GTPase एक्टिविटी होता है। कौन सा फैक्टर के पास, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा फैक्टर के पास, तो हम लोग बोलेंगे ये जो EIF2 है ना, ये फैक्टर के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GTPase एक्टिविटी। मतलब EIF2 क्या चीज है, याद रखिएगा, एंजाइम है। कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे GTPase एंजाइम है। अभी हम लोग डायग्राम से कोरिलेट करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर होता है EIF5B, ये एसोसिएटेड होता है जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ ये एसोसिएटेड होता है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ ये फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है EIF5B, ठीक है। और करता क्या है, ये दोनों फैक्टर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे पहला जो इनिशिएटर जो चार्ज टीआरएनए होता है, इसको गाइड करता है कि ये कहाँ पर आ जाए, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के पी साइट पे आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोला कि EIF2 क्या चीज होता है, ये इनिशिएशन फैक्टर होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, जिसके पास जीटीपेज एक्टिविटी है, मतलब ये एंजाइम है। EIF5B क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और ये दोनों फैक्टर मिलके क्या करता है, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है, इसको गाइड करता है कि ये इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए राइबोसोम के पी साइट में आ जाए, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, वो हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। क्या करता है, मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए था वो हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब ये जो फैक्टर है EIF2 एंड EIF5B, ये होमोलोगस होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 के, क्योंकि प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 में यहाँ पर देखिए इसका काम क्या था, ये क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था करेक्ट पोजीशन ऑफ इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए इनटू पी साइट, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके साथ एसोसिएटेड था, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड था, इसके पास कैसा एक्टिविटी है, जीटीपीएस एक्टिविटी है। तो ये IF2 हम लोग बोलेंगे होमोलोगस होता है, हम लोग बोलेंगे EIF2 एंड EIF5B के। यहाँ पर EIF2 के पास क्या जीटीपेज एक्टिविटी है, EIF5B के पास ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है।
और ये दोनों का काम क्या चीज़ है, ये गाइड करना चार्ज इनिशिएटर टीआरएनए को कि वो आके पी साइट में, राइबोसोम के पी साइट में आ जाए। ठीक है, तो ये सारा जो फैक्टर्स जो लिखा है मैं उसको अभी डायग्राम से इसको रिलेट करूंगा। ठीक है ना। अगला फैक्टर क्या चाहिए, देखिए अगला फैक्टर को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F। ठीक है, ये जो 4F जो है, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे पार्ट्स है। पहला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। दूसरा पार्ट को बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। तीसरा पार्ट को बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। और चौथा पार्ट को बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। ठीक है, ये सारा पार्ट्स होता है किसका, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F का। तो अब जो पहला जो पार्ट होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, इसका काम क्या चीज़ है, तो इसका काम ये है कि याद रखिएगा, इसको हम लोग डेथ बॉक्स हेलिकेज बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो 4A जो है, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, एंजाइम है। कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, हेलिकेज एंजाइम है। ठीक है, और जब भी कभी हेलिकेज टर्म आएगा तो हेलिकेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, किसी चीज़ को मेल्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ को मेल्ट करता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेल्ट करता है एमआरएनए में। ये अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे बना होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। दूसरा फैक्टर क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, अगला फैक्टर क्या चीज़ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। 4B का काम क्या चीज़ है, 4B का काम ये है कि 4B 4A का जो हेलिकेज एक्टिविटी है ना, उसको एक्टिवेट करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट एक्टिवेट्स द हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। यहाँ पर जो 4A जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है, उसका जो हेलिकेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करने वाला जो फैक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे आगे डायग्राम के साथ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए अगला जो फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं 4E। 4E का काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे 4E को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है CSIR में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप बाइंडिंग प्रोटीन या CBP। इसका मतलब 4E क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो यूकैरियोटिक जो mRNA में जो 5 प्राइम कैप होता है, उसके साथ बाइंड करता है कौन, 4E। ठीक है, ये फैक्टर 4E के साथ बाइंड करेगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं 4G, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट इंटरेक्ट्स विथ 4A एंड 4E। 4A एंड 4E के साथ हम लोग बोलेंगे ये फैक्टर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। और नेक्स्ट फैक्टर क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे PABP, मतलब पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। वही मैंने लिखा है, इट स्टैंड्स फॉर पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका काम क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे सर्कुलराइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। ये जो पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए को क्या कर देता है, सर्कुलराइज फॉर्म में ला देता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो टोटल कितना फैक्टर होगा, हम लोग बोलेंगे ये सारा फैक्टर को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना फैक्टर होगा, हम लोग बोलेंगे 9 इनिशिएशन फैक्टर होगा। ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो देखो कैसे हो रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना फैक्टर हुआ, 9। हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखिए जितना भी फैक्टर्स के यहाँ पर फंक्शंस लिखा हुआ है, इसको हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए ये जो है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये है 40S स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 40S के पास हम लोग बोलेंगे ए, 3 बाइंडिंग साइट होगा, एक tRNA बाइंडिंग साइट, एक को बोलेंगे ए साइट, एक को बोलेंगे पी साइट, एक को बोलेंगे ई साइट। हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, तो ए साइट में कौन जुड़ा हुआ रहेगा, कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ रहेगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A जुड़ा हुआ रहेगा, किससे, ए साइट ऑफ 40S स्मॉलर सब यूनिट के साथ, राइबोसोम का। तो वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, ये जो ए होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए साइट ऑफ 40S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि कोई भी चार्ज tRNA आके राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में नहीं इंटर करे। ठीक है, तो देखो यही है ना, यही ये क्या चीज़ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A है, यही फैक्टर है जो कहाँ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ए साइट के साथ जुड़ा हुआ है, 40S स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ठीक है, ताकि कोई भी चार्ज tRNA आके ए साइट में इंटर नहीं करे। ठीक है ना। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो ई साइट है ना, ई साइट में कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 ई साइट से जुड़ा हुआ है,
ये जब तक ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के साथ नहीं एसोसिएट कर सकता। मतलब ये फैक्टर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद द हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो अब देखो यहाँ पर EIF3 का यहाँ पर फंक्शन मैंने क्या लिखा है, EIF3 का फंक्शन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट बाइंड्स विद द ई साइट ऑफ 40s राइबोसोमल सब यूनिट। देखो ये 40s राइबोसोमल सब यूनिट के ई साइट से कौन जुड़ा हुआ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ है, वही मैंने लिखा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट विद द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। मतलब ये स्मॉलर सब यूनिट को लार्जर सब यूनिट के साथ नहीं जुड़ने देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है ना। तो ये हम लोग डायग्राम से ये दोनों फैक्टर को देख लिए। अब देखिए अब होता क्या है, अब होता ये है कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ये चार्ज इनिशिएटर चार्ज टीआरएन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को देखिए, इनिशिएटर चार्ज टीआरएन है, ठीक है ना। तो इनिशिएटर चार्ज टीआरएन है, पहला चीज याद रखिएगा, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के केस में ये कैरी करेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट एमिनो एसिड जिसको हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन। यूकैरियोटिक जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए होता है वो कैरी करता है मिथियोनिन, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग मिथियोनिन एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए कैसे करके कैरी करता है, ये कैसे चार्जिंग होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे टीआरएनए है, टीआरएनए का ये एक्सेप्टर आर्म है, ये एक्सेप्टर आर्म किसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट किया है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया है। कैसे एक्सेप्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे एसआई लिंकेज के थ्रू। जब भी कभी कोई टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ एसआई लिंकेज के थ्रू जुड़ जाता है तो ऐसे टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ये क्या है, कैसा टीआरएनए, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए, मतलब ये चार्ज टीआरएनए सबसे पहला है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एमिनो एसिड मिथियोनिन को कैरी करके राइबोसोम तक पहुंचाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग मिथियोनिन एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है, टीआरएनए का। अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म ये वाला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एंटी कोडोन आर्म, ये क्या चीज है, एंटी कोडोन आर्म है, ठीक है, एंटी कोडोन आर्म, ठीक है ना। और ये एंटीकोडोन एमआरएनए के कोडोन के साथ मैच करेगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो दो इनिशिएशन फैक्टर जो है, एक को बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, दूसरा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ। ये क्या करता है, ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है इसको गाइड करता है, ऐसे गाइड करता है कि ये क्या हो जाए, ये जो पी साइट है ना, इस पी साइट में आके हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, एक तरह से इंटर कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है, ये क्या है, क्या लिखा है मैंने, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 ना, ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 के पास याद रखिए कैसा एक्टिविटी है, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी है, मतलब ये एंजाइम है। देखो यहाँ पर ये वाला यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इट हैविंग जीटीपेज एक्टिविटी, ठीक है, इसके पास क्या है, जीटीपेज एक्टिविटी है। और दूसरा क्या चीज है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b, और ये जो 5b है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। देखो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b किसके साथ एसोसिएटेड है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। और ये दोनों फैक्टर का काम क्या चीज है, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग मिथियोनिन एमिनो एसिड को गाइड करके कहां तक पहुंचाना, हम लोग बोलेंगे पी साइट ऑफ दी 40s राइबोसोमल सब यूनिट तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर क्या कर रहा है, देखो गाइड कर रहा है, गाइड करके देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो क्या किया, पी साइट तक पहुंचा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर गाइड किया, यहाँ पर देखिए पी साइट तक पहुंचा दिए ये दोनों फैक्टर, राइबोसोम 40s राइबोसोम के पी साइट तक क्या किया, ये दोनों फैक्टर गाइड करके इस इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए को पहुंचा दिया, ठीक है ना। तब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 43 हम लोग बोलेंगे 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्यों बोलेंगे, तो देखिए क्यों बोलेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40s है ना, ठीक है, 40s है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो 40s है तो ये जो टीआरएनए है ये क्या हो गया 41, ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या हो गया 42, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 43, ठीक है, मतलब 40, फिर ये क्या हो गया 41, ये क्या हो गया 42 और ये क्या हो गया 43, तो टोटल कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। इस चीज को याद रखिएगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स,
ठीक है ना। तो 43 कैसे होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये कम्प्लीटली क्या है, 40s है ना, ठीक है। 40s के साथ देखो क्या जुड़ा, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए क्या, और इसके साथ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये इनिशिएशन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो ये 40, ये 41, ये 42 और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 43। तो 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के केस में, ठीक है ना। अब देखिए जब ये काम जब हो रहा होता है 43s3 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो मीन टाइम हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जो mRNA होता है उसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ काम हो रहा होता है। तो देखो इस तरफ देखिए, इस डायग्राम को अभी मत देखिए, यहाँ तक देखिए। अब देखिए इस तरफ, ये जो है ना, ये हम लोग बोलेंगे, ये जो मैं बनाया ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक mRNA है। कैसे पता चलेगा यूकैरियोटिक mRNA है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम कैप प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 प्राइम की तरफ हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल, जिसको हम लोग बोलेंगे पोली एडिनाइलेशन, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, जो यूकैरियोटिक mRNA होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोजैक सीक्वेंस होता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। कोजैक सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होता है, हम लोग बोलेंगे कोजैक सीक्वेंस एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, या हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो यूकैरियोटिक mRNA में मिलता है। और जिसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जिसके पास क्या होता है, इस सीक्वेंस के पास क्या होगा, स्टार्ट कोडन तो होगा ही होगा, AUG स्टार्ट कोडन होगा ही होगा। एडजेसेंट टू स्टार्ट कोडन देयर प्रेजेंट सम स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या चीज ACC, फिर स्टार्ट कोडन, फिर G। तो ये सारा सीक्वेंस को कलेक्टिवली मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, कोजैक सीक्वेंस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक mRNA। हम लोगों ने स्टडी किया, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो सीरीज जो मैंने बनाया प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। उसमें देखिएगा मैं ये स्टार्टिंग में मैं सारा का सारा mRNA, राइबोसोम, tRNA के बारे में बताया है। तो वहाँ पर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये कोजैक सीक्वेंस के बारे में, यूकैरियोटिक mRNA के बारे में मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो यूकैरियोटिक mRNA है इसमें क्या डेवलप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप हो जाता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब mRNA बनता है, यूकैरियोटिक mRNA का जब फॉर्मेशन होता है, तो कहीं पर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होने लगता है, जो बेस पेयर होता है वो क्या हो जाता है, पेयरिंग करने लगता है, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो क्या करने लगता है, पेयरिंग करने लगता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो कि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे ये mRNA है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये वाला क्या क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो कोई सीक्वेंस ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर मान लो GCCC सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए क्या सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे CCCG, ऐसा मान लीजिए सीक्वेंस है। तो ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होने लगता है, इसमें ऐसे करके पेयरिंग होने लगता है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके GCCC, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे GCCC, ठीक है। ऐसे करके ये खुद ऑटोमेटिक हम लोग बोलेंगे क्या होने लगता है, हम लोग बोलेंगे पेयरिंग होने लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्या डेवलप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाता है। तो ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इन mRNA, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो राइबोसोम आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। राइबोसोम अगर आगे की तरफ नहीं मूव कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। राइबोसोम इसीलिए आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, राइबोसोम के मूवमेंट को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करना। तो कैसे करके डिसॉल्व होगा, तो डिसॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे जब ये काम हो रहा होता है उसी टाइम पे, मीन टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो इनिशिएशन फैक्टर्स होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक mRNA में इसको डिसॉल्व करता है। कैसे करके करेगा, तो देखो क्या करता है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो फैक्टर जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं 4A, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, मैं केवल 4A लिख रहा हूँ, 4A का मतलब समझिएगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A है, ठीक है ना। 4A ये वाला फैक्टर है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि 4A को हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ बॉक्स हेलिकेज बोलते हैं या हेलिकेज बोलते हैं। इसी का काम क्या चीज़ है, ये क्या करता है, मेल्ट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ mRNA को। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेल्ट कौन करता है, हम लोग बोलेंगे ये 4A वाला फैक्टर करता है मेल्टिंग, ठीक है, मतलब डिसॉल्व करता है, कट करता है इसको, ठीक है ना। तो 4A को काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, 4A को काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे 4B चाहिए, क्योंकि 4B जो फैक्टर है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, ये क्या करेगा, 4A के
के पास जो हेलिकेज एक्टिविटी है उसको ऑन करेगा या उसको एक्टिव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4A के पीछे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा हम लोग बोलेंगे 4B जुड़ेगा ऐसे करके 4B। ठीक है, मैं 4B केवल लिख रहा हूँ, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। ठीक है, मैं बस 4B को लिख रहा हूँ। तो 4B क्या करेगा, 4A का जो हेलिकेज एक्टिविटी है, 4A के पास जो हेलिकेज एक्टिविटी है उसको एक्टिव करेगा, उसको ऑन करेगा। ठीक है ना, तो हेलिकेज एक्टिविटी के कारण हम लोग बोलेंगे ये 4A क्या कर देगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, हटा देगा। किससे, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक mRNA से। ठीक है ना, तो 4B का भी फंक्शन यहाँ पर समझ में आ गया, डायग्राम से कोरिलेट कर रहा हूँ। अगला देखो क्या चीज है, 4E। 4E को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन। कैप बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये देखो 4E, ये 4E क्या किया, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप से क्या किया, बाइंड किया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन। कैप्स के साथ इसीलिए बाइंड करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि 4E अगर कैप के साथ नहीं बाइंड करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, उसमें इनिशिएशन नहीं होगा, रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4E जो फैक्टर है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, वो किससे बाइंड किया है, कैप 5 प्राइम कैप के साथ बाइंड किया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कैप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैप बाइंडिंग प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या चीज है, 4G। 4G क्या क्या करेगा, देखो ध्यान से, 4G इंटरेक्ट करता है किसके साथ, 4A के साथ, एंड हम लोग बोलेंगे 4E के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो 4G क्या किया है, हम लोग बोलेंगे 4A एंड 4E के साथ क्या किया है, इंटरेक्ट किया है। कौन, 4G। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इंटरेक्ट्स विथ 4A एंड 4E। 4A एंड 4E के साथ क्या किया, 4G इंटरेक्ट किया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ कि 4B क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, 4A को, ताकि ये क्या कर सके, 4A क्या कर सके, अपना हेलिकेज एक्टिविटी को ऑन कर सके और क्या कर सके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर सके, ताकि राइबोसोम आगे की तरफ मूव कर सके और ये जो कोजैक सीक्वेंस है, इस कोजैक सीक्वेंस को स्कैन कर सके, कौन, राइबोसोम। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही जो इनिशिएशन फैक्टर्स है इसका फंक्शन है और ये डायग्राम के साथ मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, देखो होगा ये कि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या चीज है, 4E प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या 4E है, यहाँ पर 4A, यहाँ पर ये सारा फैक्टर्स रहेगा ही रहेगा, जुड़ा ही हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4B होगा मेल्ट होने के बाद भी। तब mRNA हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखने लगेगा, किसके जैसा, हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक mRNA। ठीक है ना, अब देखिए होता क्या है, अब होता ये है, देखो ध्यान से, अब ये mRNA में जो कोजैक सीक्वेंस है, ये कोजैक सीक्वेंस को स्कैन करना होगा, किसको, हम लोग बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब क्या होगा, ये जो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, देखो यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा, ये हम लोग बोलेंगे mRNA के साथ जुड़ जाएगा, यूकैरियोटिक mRNA के साथ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 5 प्राइम कैप है यूकैरियोटिक mRNA का। ठीक है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। देखिए ध्यान से, ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये mRNA है, ये वाला कोजैक सीक्वेंस है, ये 3 प्राइम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन टेल होगा। ठीक है, ये कोजैक सीक्वेंस है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो मैं 4E है ना, यहाँ पर 4E प्रेजेंट होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, 4G भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 4A भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 4B फैक्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सारा फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसको मैं नहीं शो कर रहा हूँ, शो करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। ठीक है ना, तो अब देखो, जब भी कभी याद रखना 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक mRNA के साथ बाइंड करता है, तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 48S, क्या चीज, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्यों बोल रहे हैं, याद रखिएगा, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे 43 क्या चीज था, एस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक mRNA के साथ जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो 48S कैसे होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है क्या हो रहा है, 43S है ये वाला, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, 43 हुआ।
अब देखो यहाँ पर ये फैक्टर होगा ना, मैं यहाँ पर बना ही दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखिए ये फैक्टर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये फैक्टर होगा, देखो जिसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, 4e है। यहाँ पर देखिए 4e है ये फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, उसके बाद है देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 4g है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, 4g, ठीक है। फिर क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, फिर क्या चीज़ है, 4a है। यहाँ पर देखो 4a है, तो यहाँ पर क्या है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, 4a, ठीक है। और क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, पीछे तरफ क्या चीज़ है, यहाँ पर इसके पीछे तरफ क्या है हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, 4b है। यहाँ पर क्या है, 4b, यही है ना फैक्टर्स, देखिए ध्यान से, यही वाला है यहाँ पर। तो जब 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये यूकैरियोटिक एमआरएनए के साथ जुड़ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो 48s क्यों बोल रहे हैं, 48s इसीलिए बोल रहे हैं ताकि देखिए ये 43 तो हमको पता है, ठीक है। 43, अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर है, देखिए 4e, ठीक है, ये 44 हो जाएगा, 4g ये फैक्टर है 45 हो जाएगा, 4a 46 हो जाएगा, 4b 47 हो जाएगा, और ये जो mRNA है ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 43 प्लस हम लोग बोलेंगे 4e 44, 4g 45, 4a 46, 4b 47, और ये एक mRNA, ये क्या हो जाएगा 48। तो कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जब 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब क्या होता है, तब देखिए तब क्या क्या होता है, ये 43s जो है ना, ये जो 43s है, अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, कोजैक सीक्वेंस को स्कैन करेगा। मतलब ये जो राइबोसोम जो है, ठीक है, अलोंग विथ हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए, जिसको 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अब आगे की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, ताकि ये किसको खोज सके, हम लोग बोलेंगे किसको स्कैन कर सके, कोजैक सीक्वेंस को स्कैन कर सके, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्कैनिंग ऑफ कोजैक सीक्वेंस होगा। स्कैनिंग ऑफ कोजैक सीक्वेंस तब होगा जब 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो स्कैनिंग में क्या होगा, राइबोसोम का सब यूनिट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा आगे की तरफ, किस तरफ, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे कोजैक सीक्वेंस की तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैनिंग ऑफ कोजैक सीक्वेंस। जैसे ही ये 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कोजैक सीक्वेंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है, कोजैक सीक्वेंस तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ये राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है या 43s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, नेक्स्ट में मैंने ये दिखाया है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट्स है या 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब स्कैन कर रहा है। कहाँ तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे देखो, जैसे ही कोजैक सीक्वेंस तक पहुंचेगा तो ये हम लोग बोलेंगे राइबोसोम क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ऐसे करके स्टॉप हो जाएगा कि कोजैक सीक्वेंस का AUG जो स्टार्ट कोडन है वो इसके 40s जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम है उसके पी साइड पे क्या हो जाए, लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या था, कोजैक सीक्वेंस था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, हम लोग बोलेंगे कोजैक सीक्वेंस था। ये राइबोसोम यहाँ से मूव कर रहा था, ठीक है, मूव कर रहा था ऐसे करके, ये मतलब मूव कर रहा था। जैसे इसको कोजैक सीक्वेंस मिला तो ये राइबोसोम यहाँ पर क्या हो गया, राइबोसोम यहाँ पर स्टॉप हो गया। ये ऐसे करके स्टॉप हुआ कि जो स्टार्ट कोडन है वो किस में लाई करे, हम लोग बोलेंगे पी साइट में आ जाए, यहाँ पी साइट में लाई करे, ठीक है। तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग बोलेंगे जैसे हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडन इसके पी साइट में आ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए का जो ये एंटी कोडोन है, ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए का ये जो एंटी कोडोन है, ठीक है, और ये जो एमआरएनए का जो स्टार्ट कोडोन है, इसमें क्या होगा, मैचिंग होगा। मैचिंग का मतलब हो गया जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए का जो एंटी कोडोन है, और यहाँ पर देखिए जो एमआरएनए का जो स्टार्ट कोडोन, इसमें एक बीच में क्या होगा, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग। ये क्या चीज, ये हम लोग बोलेंगे कोडोन है, ठीक है, ये कोडोन है, ये क्या चीज है, एंटी कोडोन है, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर AUG है तो ए का हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का यहाँ पर क्या होगा, यू होगा, यू का क्या होगा, ए होगा, जी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एंटी कोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा किसमें, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए में, कैरिंग कैरिंग हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन अमीनो एसिड। जैसे ही कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग हुआ, और ये मैचिंग हम लोग बोलेंगे अगर करेक्ट है, तब तब हम लोग बोलेंगे इस कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 में जो जीटीपेज एक्टिविटी है वो जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा,
ठीक है। अब ये जीटीपीएस एक्टिविटी ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो फैक्टर जिसके पास जीटीपी है उस जीटीपी को ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस करेगा किसमें, जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है ना। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग की वजह से ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 में जो जीटीपीएस एक्टिविटी वो ऑन हो जाएगा। अब ये जीटीपीएस क्या करेगा, ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोलिसिस करेगा जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जब ये हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा तो इससे एनर्जी बाहर निकलेगा और वो एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जितना भी फैक्टर्स यहाँ जो है ये सारा का सारा फैक्टर्स, जितना भी इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर भी क्या था, जो फैक्टर्स जो जुड़ा हुआ था वो सारा का सारा फैक्टर्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी मॉलिक्यूल into GDP plus inorganic phosphate causes the dissociation of all the factors। जितना भी फैक्टर्स है सारा का सारा फैक्टर्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। और जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर देखो ये भी तो फैक्टर हट जाएगा ना, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। और ये फैक्टर क्या कर रहा था, स्मॉलर सब यूनिट को लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ने नहीं दे रहा था, तो ये फैक्टर भी हट जाएगा। तो जैसे ही फैक्टर हटेगा तो हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, लार्जर सब यूनिट आके किसके साथ जुड़ जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ेगा कि ए साइड में रहे, पी साइड में रहे और ई साइड हम लोग बोलेंगे ई साइड में रहे। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी causes the dissociation of all the initiation factors and Mg2 plus ion causes the association of हम लोग बोलेंगे क्या चीज, larger subunit with the smaller subunit forming ATS initiation complex। तो ये smaller subunit था, अब इसके साथ क्या होगा, larger subunit जुड़ जाएगा। ऐसे करके जुड़ेगा कि ए साइड में रहे, पी साइड में रहे, ई साइड में रहे। ठीक है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि जो पी साइट होगा वहां पर जो स्टार्ट कोडोन होगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट होगा। देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग मिथ्योनिन। ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे एटीएस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, इनिशिएशन मैकेनिज्म हुआ किसमें, इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के केस में। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या बना था, याद कीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पर क्या बना था, प्रोकैरियोटिक जो ये था इनिशिएशन था उसमें बना था 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था। लेकिन यहाँ पर कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये इनिशिएशन मैकेनिज्म हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, इलोंगेशन मैकेनिज्म। और मैंने क्या बताया था, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल्स का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, याद रखिएगा वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेम है, बस डिफरेंस क्या चीज है, फैक्टर्स का नाम क्या चीज है अलग है, बाकी सारा का सारा मैकेनिज्म क्या है, हम लोग बोलेंगे सेम है। किसमें, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के केस में। ठीक है ना। तो इलोंगेशन मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, या इलोंगेशन मैकेनिज्म। तो देखो अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इलोंगेशन जो होता है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सब कुछ सेम है। ठीक है। तो मैंने जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इलोंगेशन बताया था वो वीडियो आप देखिएगा और उसको इसके साथ कोरिलेट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन कराने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, तो हम लोग बोलेंगे 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल था, स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल था, और क्या था, जीटीपी मॉलिक्यूल एंड Mg2 प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल था। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल था, इलोंगेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था। कितने इलोंगेशन फैक्टर्स, तो हम लोग बोलेंगे 3 इलोंगेशन फैक्टर्स। पहला क्या चीज, इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS एंड इलोंगेशन फैक्टर G, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांसलोकेज बोला था। ठीक है ना, याद कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी था, देखिए यहाँ पर देखिए इलोंगेशन मैकेनिज्म अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे तो क्या क्या चाहिए था, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स चाहिए था, स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए चाहिए था, इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए था, इलोंगेशन फैक्टर TU TS एंड हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर G, जिसको ट्रांसलोकेज बोल रहे थे, और क्या चाहिए था, जीटीपी मॉलिक्यूल एंड Mg2 प्लस आयन चाहिए था। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलोंगेशन कराने के लिए ये सारा कुछ चाहिए था। तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स पे भी हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए था, 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में बना था इनिशिएशन के टाइम पे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या बना था, 80S बना है ना। यहाँ पर क्या चाहिए होगा, 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा, स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए तो चाहिए ही चाहिए होगा, जीटीपी मॉलिक्यूल एंड Mg2 प्लस आयन भी चाहिए होगा,
और इसके साथ क्या चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए होगा, इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए होगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये इलोंगेशन फैक्टर टी यू जो काम करेगा वो सेम काम हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स में, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा करेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलोंगेशन फैक्टर टी का जो काम है वो सेम हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा करेगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलोंगेशन फैक्टर जी ट्रांसलोकेज का जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेज बोलेंगे। बताने का मतलब ये हो गया कि सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो मैकेनिज्म होगा वो सेम होगा, बस हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर्स का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कितना एस बनेगा, 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इलोंगेशन मैंने पढ़ाया, जहाँ जहाँ मैं ई एफ टी यू लिखा हूँ वहाँ वहाँ यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ई एफ 1 अल्फा। जहाँ मैं ई एफ टी एस लिखा हूँ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा लिखना होगा। और जहाँ पर मैं ई एफ जी लिखा हूँ ट्रांसलोकेज, यहाँ पर क्या करना होगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 लिखना होगा, जिसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यूकैरियोटिक जो इलोंगेशन होता है और प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन होता है वो सारा का सारा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेम होगा, बस फैक्टर्स का नाम क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब कुछ क्या हम लोग बोलेंगे सेम होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। तो इसके लिए आप प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन को देखिएगा और फिर उसके बाद इसके साथ कोरिलेट करिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, बस फैक्टर्स का नाम क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये था, बस बाकी सब सेम होगा। अब लास्ट देखिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है ना, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स में देखिए, मैंने फिर से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म सेम होता है, बस फैक्टर्स का नाम क्या अलग है। तो यहाँ पर तो मैंने देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स, फैक्टर्स का नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स में। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, तो हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 आ रहा था। क्लास 2 रिलीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें रिलीज फैक्टर 3 आ रहा था। और हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर था, इनिशिएशन फैक्टर 3 था, और हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी था, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेज बोल रहे हैं। ये सारा का सारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था क्या चीज में, टर्मिनेशन इन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे देखिए जस्ट सब कुछ सेम होगा, सारा जो यहाँ इसका जो फंक्शन है सब कुछ सेम होगा, यहाँ पर इस यूकैरियोटिक सेल्स में भी फंक्शन सेम होगा, बस फैक्टर्स का नाम अलग है। क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर्स जो था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 आएगा बस। ठीक है, मतलब क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स का जो फंक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में क्लास 1 रिलीज फैक्टर का सेम फंक्शन होगा, मतलब RF1 एंड RF2 का जो फंक्शन होगा वही फंक्शन किसका होगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 का होगा। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। दूसरा क्लास 2 रिलीज फैक्टर में क्या आ रहा है, RF3 आ रहा है ना, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, क्लास 2 रिलीज फैक्टर में क्या आएगा, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3। मतलब जो फंक्शन इसका होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में टर्मिनेशन के टाइम पे, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में वही फंक्शन हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसका होगा यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 इज होमोलोगस, हम लोग बोलेंगे किसका, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3 के। रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 इज होमोलोगस किसके, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 के। मतलब इसका जो फंक्शन होगा यूकैरियोटिक सेल्स में वही फंक्शन इसका होगा, इसका जो फंक्शन होगा सेम फंक्शन हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में किसका होगा, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3 का होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसी तरह हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होगा, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर होगा, जो फंक्शन इसका होगा सेम फंक्शन इसका होगा। इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो इसके होमोलोगस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है। ठीक है, तो इसके होमोलोगस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये होगा, जो काम ये कर रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में वही काम ये करेगा। अगला हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जो जी है ना, इसको ट्रांसलोकेज बोल रहे हैं, जो काम यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर जी का टर्मिनेशन में जो भी फंक्शन था प्रोकैरियोटिक सेल्स में वही हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी के होमोलोगस क्या होगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 होगा, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रांसलोकेज बोल रहे हैं। ठीक है,
मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन मैकेनिज्म आप देखिएगा, ठीक है, जो जो फंक्शंस है ये सब सारा फैक्टर्स का सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेम फैक्टर्स ये सब है, ठीक है, इसका भी फंक्शंस क्या होगा, सेम होगा, बस फैक्टर्स का थोड़ा नाम क्या चीज़ है यहाँ पर अलग है। जैसे क्लास वन रिलीज फैक्टर्स में रिलीज फैक्टर 1 और 2 आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आएगा, क्लास वन रिलीज फैक्टर में केवल यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 आएगा। तो ये दोनों का काम हम लोग बोलेंगे, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के टर्मिनेशन में है वही काम हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के ERF1 करेगा, ठीक है। बस याद रखिएगा, बताने का मतलब ये है कि सारा कुछ क्या होगा, सेम होगा टर्मिनेशन मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बस फैक्टर्स का नाम क्या चीज़ है थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म खत्म होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ कुछ केमिकल्स है, कुछ कुछ टॉक्सिन्स है जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी करेगा और यूकैरियोटिक सेल्स में भी करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब देखिए पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इनहिबिटर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कीरोमाइसिन। क्या चीज़ है, कीरोमाइसिन। याद रखिएगा कीरोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। और ये कीरोमाइसिन क्या चीज़ में ये क्या चीज़ को इनहिबिट करेगा, तो याद रखिएगा ये हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, उस स्टेप को क्या करता है हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन वाला जो स्टेप होता है इसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो कैसे करके करेगा, तो देखिए ये जो कीरोमाइसिन होता है वो क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू के साथ बाइंड कर जाता है। किसके साथ, ये कीरोमाइसिन, इलोंगेशन फैक्टर टीयू के साथ ये कीरोमाइसिन बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड करेगा तो इलोंगेशन फैक्टर टीयू का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इलोंगेशन फैक्टर टीयू का एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी चार्ज टीआरएनए ए साइट में इंटर नहीं करेगा, इलोंगेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम से प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया था, देखिए ये क्या चीज़ है, इलोंगेशन मैकेनिज्म है ना, ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल्स का इलोंगेशन मैकेनिज्म है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ध्यान से, इलोंगेशन फैक्टर टीयू। अब यहाँ पर देखिए ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू का काम क्या चीज़ था, कोई भी इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए को ई साइट में इंटर कराना और फिर बाहर आ जाना, ठीक है। क्या काम था, इलोंगेशन फैक्टर टीयू का काम है कि कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को कैरी करना और कहाँ तक पहुँचाना, ए साइट ऑफ द राइबोसोम, ठीक है, तक पहुंचाने का काम था इलोंगेशन फैक्टर टीयू का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो किर्रोमाइसिन जो होता है ना, मैं के एम लिख रहा हूँ, के एम का मतलब याद रखिए किर्रोमाइसिन, ये वाला एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ को इनिबिट करता है, क्या चीज़ की एक्टिविटी को इनिबिट करता है, क्या चीज़ की एक्टिविटी को इनिबिट करता है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू के एक्टिविटी को इनिबिट करेगा। तो इलोंगेशन फैक्टर टीयू अगर एक्टिविटी इनिबिट होगा तो इलोंगेशन फैक्टर टीयू कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को कैरी नहीं कर पाएगा, स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए ए साइट में इंटर नहीं कर पाएगा, ए साइट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ए साइट खाली रहेगा, और हम लोग बोलेंगे चेन या हम लोग बोल सकते हैं इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब बताने का मतलब क्या हो गया कि कीरोमाइसिन क्या चीज़ करता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर टीयू के एक्टिविटी को इनिबिट करता है, जिससे कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए इंटर नहीं हो पाता है किसमें, ए साइट ऑफ द क्या चीज, राइबोसोम। अगर ए साइट ऑफ द राइबोसोम में चार्ज टीआरएनए इंटर नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पहला जो इनिबिटर है कीरोमाइसिन, वो क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू के एक्टिविटी को ही रोक देता है, जिसके कारण इलोंगेशन क्या होता है, नहीं होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए ए साइट में इंटर नहीं कर पाता है, इलोंगेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग बोलेंगे जो जो ये है जो केमिकल है या जो इनहिबिटर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरैम्पेनिकोल। क्लोरैम्पेनिकोल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये भी इलोंगेशन के टाइम पे ही क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ट्रांसलेशन के इलोंगेशन के टाइम पे ही क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का इलोंगेशन को ही क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, कौन, क्लोरैम्पेनिकोल। कैसे करके करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो पेप्टिडाइल ट्रांसफर जो रिएक्शन होता है ना, ठीक है, जिसको करवाता कौन है, 23 SRRNA या राइबोसोम जो कि लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, उसको ये जो एंजाइम होता है राइबोजाइम, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, 23 SRRNA, जिसको हम लोग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं,
इस एंजाइम के एक्टिविटी को ही ये क्लोराम्पेनिकल इनहिबिट कर देता है। अगर ये एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हुआ तो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन नहीं होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन के टाइम पे, या हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन का इलोंगेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको डायग्राम से ये हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखो पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन है ना, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए दो एमिनो एसिड के बीच में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज का कटिंग होगा, और इसको कराने के लिए राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज या 23S-rRNA। ठीक है, तो क्लोराम्पेनिकोल क्या करता है, क्लोराम्पेनिकोल देखिए क्या करता है, ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम का अगर एक्टिविटी इनहिबिट हुआ तो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, एसाइल लिंकेज का कटिंग नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब आप ही लोग सोचिए ना कि अगर एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो चेन इलोंगेशन कैसे होगा, इलोंगेशन ट्रांसलेशन का कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्लोराम्पेनिकोल क्या करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है जो कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में मिलता है, जिसको हम लोग 23S-rRNA भी बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उस एंजाइम की एक्टिविटी को ही रोक देता है। कौन कौन रोकता है, हम लोग बोलेंगे क्लोराम्पेनिकोल, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन नहीं होता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है अमीनो एसिड्स के बीच में, और एसाइल लिंकेज का कटिंग नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे पी साइट में, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये किस फेज में रुकेगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में इनहिबिट करता है कौन, क्लोराम्पेनिकोल, ठीक है। थर्ड जो हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर, इसको हम लोग बोलते हैं फोसिडिक एसिड। फोसिडिक एसिड का काम, ये फोसिडिक एसिड भी हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को, ठीक है ना। तो फोसिडिक एसिड क्या करता है, देखिए ध्यान से, फोसिडिक एसिड हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेज, जिसको हम लोग इलोंगेशन फैक्टर जी के नाम से जानते हैं। इस इलोंगेशन फैक्टर जी की एक्टिविटी को ही क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे फोसिडिक एसिड इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से राइबोसोम में ट्रांसलोकेशन बंद हो जाता है। राइबोसोम में ट्रांसलोकेशन बंद हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो अनचार्ज टीआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे ई साइट में नहीं पहुंच पाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम के साथ समझते हैं हम लोग। देखिए ये जो ट्रांसलोकेशन जो है ना, जिसको हम लोग चेन इलोंगेशन बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन होता है हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी की वजह से, जिसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं। तो ये इलोंगेशन फैक्टर जी का काम क्या चीज़ है कि राइबोसोम को ये ऐसे करके रोटेट करता है कि जो अनचार्ज टीआरएनए पी साइट में वो कहाँ आ जाए, ई साइट में आ जाए, और ए वाला साइट में जो भी चार्ज टीआरएनए वो किस में आ जाए, पी साइट में आ जाए, और ए साइट क्या हो जाए, फिर से खाली हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि फोसिडिक एसिड क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी या ट्रांसलोकेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रहा है उसकी एक्टिविटी को। तो जब ये फैक्टर जब इनहिबिट हो जाएगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, इसका एक्टिविटी जब इनहिबिट हो जाएगा तो राइबोसोम ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा। राइबोसोम ट्रांसलोकेट नहीं कर पाएगा तो जो पी साइट में जो अनचार्ज टीआरएनए वो ई साइट में नहीं जाएगा, पी साइट एम्प्टी नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे चेन इलोंगेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बताने का मतलब ये है कि फोसिडिक एसिड हम लोग बोलेंगे क्या करता है, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। तो ये जो तीन जो इनहिबिटर्स है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज को याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा, लेकिन ये तीन हम लोग बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब सिमिलरली देखिए, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे अगर यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में याद रखिएगा सबसे पहला जो इनहिबिटर है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सीमाइड, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सीमाइड देखो ध्यान से क्लोरम्पेनिकोल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीमाइड किसके इक्विवेलेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरम्पेनिकोल जो ये है इनहिबिटर उसके इक्विवेलेंट है, मतलब होमोलोगस है, मतलब क्लोरम्पेनिकल जो भी काम कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेम काम हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सीमाइड करेगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन को रोक रहा था ना, तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन को रोकेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन को रोकेगा, या हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोजाइम या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज या 28SrRNA बोलेंगे, इसके एक्टिविटी को रोकेगा कौन, साइक्लोहेक्सीमाइड,
अगर ये इसका एक्टिविटी रुका तो पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन नहीं होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन नहीं होगा मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कटिंग नहीं होगा साइड लिंकेज का, मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन क्या हो गया, रुक गया। किस फेज में, इलोंगेशन फेज में। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लोरम पेनिकोल इज होमोलोगस विथ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सीमाइड। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए क्या चीज है, इनिबिटर, डिप्टेरा टॉक्सिन। डिप्टेरा टॉक्सिन याद रखिएगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डिप्टेरा टॉक्सिन क्या चीज को इनिबिट करेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करेगा। और राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन को ये करवाने के लिए जो एंजाइम था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रांसलोकेज या यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, इसके एक्टिविटी को ही कौन इनिबिट करता है, डिप्टेरा टॉक्सिन। डिप्टेरा टॉक्सिन इक्विवेलेंट होता है या हम लोग बोलेंगे होमोलोगस होता है किसके, फुसीडिक एसिड ऑफ प्रोकैरियोट्स के। फुसीडिक एसिड का जो भी काम था प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कि ये क्या कर रहा था, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम को ब्लॉक कर रहा था, उसी तरह डिप्टेरा टॉक्सिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या करेगा, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करेगा या इनिबिट करेगा। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हुआ, क्लोरम पेनिकोल इज इक्विवेलेंट और होमोलोगस विथ क्या चीज, साइक्लोहेक्सीमाइड, एंड फुसीडिक एसिड इज इक्विवेलेंट और होमोलोगस विथ क्या चीज, डिप्टेरा टॉक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए ये वाला एग्जाम में पूछता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये प्यूरोमाइसिन के बारे में एग्जाम में पूछता है, स्टेटमेंट में पूछता है, तो आपको क्या इसमें याद रखना है, प्यूरोमाइसिन फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक होता है। और ये एंटीबायोटिक याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है, कौन, प्यूरोमाइसिन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में इनहिबिट करने वाला जो एंटीबायोटिक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरोमाइसिन। याद रखिएगा, मतलब प्यूरोमाइसिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ट्रांसलेशन को रोक सकता है, और हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन है होता है उसको भी प्यूरोमाइसिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। फर्स्ट इस चीज को याद रखना, इस इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वैसा एंटीबायोटिक होता है जिसका जो कि हम लोग बोलेंगे जो कि रिजेंबल करता है 3 प्राइम एंड ऑफ एन एमिनो एसाइल टीआरएनए। मतलब बताने का मतलब देखिए यहाँ पर ये हो गया कि देखिए जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी टीआरएनए होता है ना, तो टीआरएनए का हम लोग बोलेंगे 4 आर्म होता है। ठीक है ना, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन आर्म, अपोजिट टू द एक्सेप्टर आर्म देयर प्रेजेंट एंटी कोडोन आर्म। एक को बोलते हैं डीएचयू आर्म, एक को बोलते हैं टी साइसी आर्म। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर एक्सेप्टर आर्म अगर आप देखिएगा तो एक्सेप्टर आर्म में हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओवेच हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, और इसी से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे जुड़ेगा किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू। ठीक है ना, तो प्यूरोमाइसिन में क्या होता है, प्यूरोमाइसिन में हम लोग बोलेंगे ये जो प्यूरोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है वो प्यूरोमाइसिन हम लोग बोलेंगे ये टीआरएनए के साथ रिजेंबल करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे इस प्यूरोमाइसिन में भी क्या होगा, एंटीकोडोन, सॉरी हाँ, ये प्यूरोमाइसिन में देखो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, 3 प्राइम ओवेच होगा। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म जैसा स्ट्रक्चर होगा, डीएचयू आर्म जैसा स्ट्रक्चर होगा, टी साइसी आर्म जैसा स्ट्रक्चर हुआ किसमें, प्यूरोमाइसिन में। लेकिन ये प्यूरोमाइसिन में क्या प्रेजेंट नहीं होता, हम लोग बोलेंगे प्यूरोमाइसिन में एंटीकोडोन जो ये होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल टीआरएनए में होता है वो हम लोग बोलेंगे प्यूरोमाइसिन में एंटीकोडोन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 प्राइम ओवेच के साथ रिजेंबल कर जाता है और इसके पास जितना भी आर मतलब टीआरएनए में जितना भी जो भी आर्म्स होता है ना वो हम लोग बोलेंगे उसके जैसा स्ट्रक्चर मिलता है किसमें, प्यूरोमाइसिन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये वैसा एंटीबायोटिक होता है जो कि रिजेंबल करता है 3 प्राइम एंड ऑफ क्या चीज, एमिनो एसाइल टीआरएनए। मतलब जैसा एमिनो एसाइल टीआरएनए के पास जो 3 प्राइम एंड में जो ओवेच होगा सेम हम लोग बोलेंगे, सेम स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे प्यूरोमाइसिन में भी होगा 3 प्राइम ओवेच। लेकिन प्यूरोमाइसिन में क्या नहीं होगा, एंटीकोडोन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये प्यूरोमाइसिन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड से तो बाइंड कर जाएगा लेकिन जब ये राइबोसोम तक पहुंचेगा तो राइबोसोम के पास इसका क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के पास कोडोन तो होगा लेकिन हम लोग बोलेंगे इस प्यूरोमाइसिन के पास एंटी कोडोन नहीं होने के कारण क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक दैट रिजेंबल्स टू 3 प्राइम एंड ऑफ एन एमिनो एसाइल टीआरएनए, ये वैसा एंटीबायोटिक होता है जिसका हम लोग बोलेंगे जो 3 प्राइम एंड होता है वो टीआरएनए के 3 प्राइम ओवेच के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे इनहिबिटर्स है जो इनिशिएशन मैकेनिज्म में स्टॉप करते हैं, और भी बहुत सारा इनहिबिटर्स है जो हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म में ये क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा ये है क्या बोलते हैं, ये इनहिबिटर्स है जो इलोंगेशन मैकेनिज्म में क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे क्या चीज,
इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने स्टडी किया क्या चीज़, आज हम लोगों ने स्टडी किया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ हम लोग इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन भी आज हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में। ठीक है, और कैसे करके वो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म या एक्टिविटी शो करता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।